कैसे सिर्फ 36 महीने से भी कम वक्त में जमींदोज हो गया। पब्लिक में खौफ, पैसे के दम पर पावर के नशे में बाहुबलियों ने कैसे खड़ी की पूर्वांचल की धरती पर इमारतें। टीवी पर सबसे बड़ी सीरीज गैंग्स ऑफ पूर्वांचल, पब्लिक, पैसा और पावर में पूर्वांचल के माफिया पर अनसुनी कहानी दिखाएंगे। हम बताएंगे कि ये माफिया किसकी मदद से और कैसे अपना अवैध साम्राज्य खड़ा करते हैं। आज गैंग्स ऑफ पूर्वांचल में देखिए अतीत की कहानी। हर धीरे धीरे चला है कहरवा, शुरू जावा डूबे ना दिया। धीरे धीरे चला है कहरवा, क्या बात है। 5 सितंबर 2020, जगह सिविल लाइंस, प्रयागराज। अवैध कमाई से करीबियों के नाम से अवैध जमीन पर करोड़ों की बिल्डिंग पर बुलडोजर। कभी यहाँ की एक ईंट कोई छू नहीं पाता था। डर इतना था कि पुलिस भी यहाँ आने से कतराती थी। लेकिन कहते हैं कि वक्त बराबर नहीं रहता। पुलिस का जब डंडा चला तो प्रयागराज के माफिया का वर्चस्व ऐसे ही धराशायी होने लगा। 5 सितंबर 2020 के पहले किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ आवाज उठा सके। वर्दी पहनने वालों से लेकर आम आदमी तक उससे डरता था। लेकिन प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में नवाब यूसुफ रोड की इस बिल्डिंग को जब गिराया गया तो लोगों ने कहा कि उसके अवैध साम्राज्य में पहली कील है। 7 सितंबर 2020, सिविल लाइंस, प्रयागराज। ₹500 वर्ग मीटर में बनी ये बाहुबली की दूसरी संपत्ति है। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के राज में उसने अपनी पावर का इस्तेमाल कर नजूल की जमीन पर इस अवैध बिल्डिंग को खड़ा किया था। पुलिस ने 7 सितंबर 2020 को उसके अवैध साम्राज्य को खत्म करने के लिए दूसरी कील ठोक दी। निर्माण अभी विगत कुछ वर्षों 5-10 साल पहले हुआ है निर्माण। आप उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस इमारत को गिराने से पहले 3 थानों की पुलिस बुलाई गई और कड़ी सुरक्षा के बीच 4 जेसीबी का इस्तेमाल कर इस पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया गया। 10 सितंबर 2020, जगह झुंसी, बेनामी कोल्ड स्टोरेज जब्त। गैंगस्टर ने अपनी पत्नी के नाम पर इस कोल्ड स्टोरेज को बनवाया था। हर साल लाखों की कमाई होती थी, इससे पैसे आते थे और उसकी पावर बढ़ती जाती थी। लेकिन सरकार के एक प्रहार ने उसकी पावर पर ब्रेक लगा दिया। लोग कहते हैं कि जेल के अंदर से बैठकर वो इसी कार्यालय से अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखता था। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के 14(1) की धारा के तहत की जा रही है। इनकी यह संपत्ति सीज की गई है। लोग कहते हैं कि प्रयागराज के चकिया का ये कार्यालय उसके गुनाहों का भी गवाह है। कहा जाता है कि इस इमारत में कई लोगों का खून करने से मिले पैसे भी शामिल हो सकते हैं। 2007 में भी इस पर ताला लगाया गया था और फिर 10 सितंबर 2020 को प्रशासन ने इसे बंद कर दिया और इस तरह से उसके अवैध आर्थिक साम्राज्य पर एक-एक करके पुलिस ने कील ठोक दी। 11 सितंबर 2020, तेलियरगंज, प्रयागराज। तेलियरगंज के मेहदौरी कॉलोनी में
ये एक ज़मीन है, करीब 2 बीघे ज़मीन है। इस ज़मीन को, ये स्टेट लैंड की ज़मीन है और ये बेशकीमती करोड़ों की ज़मीन है। और इस ज़मीन को लीज पर किसान को दिया गया था, लेकिन गलत तरीके से इसे बाहुबली अतीक अहमद के भांजे हमजा उस्मान ने इसको हथिया लिया था। और खुद अतीक अहमद के अतिक्रमण वाली नवाब यूसुफ रोड पर एक ज़मीन को, एक बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है। पूर्वांचल का गैंगस्टर अतीक अहमद। उसके सितारे गर्दिश में हैं, लेकिन कभी अतीक अहमद के नाम से ही कई लोगों के सितारे या तो गर्दिश में चले जाते थे या चमक जाते थे। पूर्वांचल में खौफ का एक नाम अतीक अहमद भी है, जिसके नाम से सिर्फ थानों की पुलिस ही नहीं, जिस जेल में जाता था वहां के जेलर भी डरते हैं। कहते हैं कि पहले अतीक के खिलाफ कोई केस कोर्ट में जाता था तो जज भी सुनवाई करने से डरते थे। खौफ इतना था कि अतीक के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था। वो चाहे जेल में हो या बाहर, कभी भी उसका क्राइम का कारोबार बंद नहीं होता था। सलाखों के पीछे से अपनी सरकार चलाता है। बाहुबली गैंगस्टर अपराधी कहलाने का शौक रखने वाला अतीक अहमद, ये वो नाम है जिसका जिक्र पूर्वांचल के बड़े माफिया के तौर पर होता है। भले ही सरकार की कार्रवाई से वो सहमा हुआ है, लेकिन उसके नाम से खूनी वारदात की लंबी फेहरिस्त है। कहते हैं कि वो अपने अपराध की कहानी चार्जशीट लोगों को दिखाकर खुश होता है। जिस तरह ये जेसीबी मशीन उसकी काली कमाई के साम्राज्य में एक एक कर कील ठोक रही है, कभी अतीक अहमद लोगों के जिस्म में ऐसे ही दनादन गोलियां दागता था। अतीक को बाहुबली होने का इतना घमंड था कि कहीं भी किसी को भी मार डालता था। हथियारों से लैस उसके गुंडे किसी पर भी हाथ उठा देते थे। शहर हो या कॉलेज, हर जगह उसकी तूती बोलती थी। ये तस्वीरें 2016 की हैं, जब अपने गुंडों की टोली के साथ अतीक अहमद प्रयागराज के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस गया। वो अपने एक करीबी छात्र के सस्पेंशन से नाराज था, इतना नाराज कि जो भी सामने आया उसने उसी पर हमला बोल दिया। यही नहीं, टीचर के साथ यूनिवर्सिटी के कई स्टाफ से मारपीट की। अतीक के जिस करीबी छात्र को सस्पेंड किया गया था, उस पर परीक्षा में नकल करने का आरोप था। लेकिन कहते हैं कि अतीक अपने लोगों की गलती को नहीं देखता, उसे अपराध करने में मजा आता है। उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने वाला था। उसे गुरूर था कि उसकी पार्टी फिर से सत्ता में आएगी, और इसी नशे में अतीक अपने गुंडों के साथ वाइस चांसलर के कमरे में घुस गया। उस वक्त उसके गुंडों के हाथों में बंदूक थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो अपनी आखिरी गुंडागर्दी कर रहा है। 2017 में सत्ता बदली और अतीक अहमद को जेल भिजवा दिया गया, लेकिन जेल से भी उसने अपनी हरकतें जारी रखी। मगर इस बार अतीक के अवैध साम्राज्य को कुचलने की पूरी तैयारी थी। पुलिस एक एक आरोपों की जांच कर और उसकी अवैध संपत्तियों का पता लगाकर जब्त करने लगी।
आखिर अतीक अहमद ने बेहिसाब दौलत कैसे बनाई और कब अपराध की दुनिया में कदम रखा? क्या इंतकाम की वजह से अपराधी बना या जराइम की दुनिया की पाठशाला में तैयार हुआ था? उन्नीस 1980 के आसपास हर स्टेट में क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हो रहा था। यूपी में जातिगत राजनीति की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। शय और मात के खेल में धीरे धीरे अपराधियों की भी दखल बढ़ने लगी। तो जब ये क्षेत्रीय पार्टियां आईं तो बहुत ढेर सारे वो बाहुबली नेता जो इसके पहले राजनीतिज्ञों को पर्दे के पीछे से मदद करते थे, उनको खुद से चुनाव मैदान में अपना मुकद्दर आजमाने का एक मौका मिला। कहते हैं कि उस वक्त अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज का भी इलाहाबाद में एक गैंग हुआ करता था। तब अतीक अहमद काफी छोटा था, लेकिन पिता के कारनामों से वाकिफ था। पिता जब किसी को मारता था तो अतीक को अच्छा लगता था। डरे हुए लोगों को देखने में उसे खुशी मिलती थी और धीरे धीरे पिता का असर बेटे पर भी होने लगा। इसका पहला ट्रेलर 1983 में देखने को मिला। उस वक्त अतीक अहमद की उम्र 18 साल थी। पहली बार 1983 में अतीक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ। इलाहाबाद में उन दिनों नए कॉलेज बन रहे थे, उद्योग धंधे लग रहे थे, ठेके बंट रहे थे। देश में क्षेत्रीय राजनीति में नेतागिरी करने के साथ साथ नए लड़कों में अमीर बनने का चस्का था। अमीर बनने के लिए ये कुछ भी करने पर उतारू थे। इलाहाबाद के मोहल्ला चकिया का अतीक अहमद भी इन्हीं में से एक था। 1979 में अतीक 10वीं क्लास में फेल हो गया, लेकिन रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाने वाले और अपराधी प्रवृत्ति के पिता के इस बेटे का क्राइम का बिजनेस चल निकला और वो रंगदारी वसूलने में जुट गया। पुराने शहर में उन दिनों चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। चकिया के लोग बताते हैं कि पुलिस भी चौक और रानी मंडी की तरफ जाने से डरती थी। अगर कोई वर्दी वाला चला गया तो पिटकर ही वापस आता था। 22 साल की उम्र तक चकिया के अतीक अहमद की पहचान एक गुंडे के तौर पर हो गई थी। पुलिस और नेता दोनों उसे शह देने लग गए, क्योंकि उस वक्त चांद बाबा का खौफ था। चांद बाबा को खत्म करने के लिए अतीक को आगे बढ़ाया और अतीक इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि न सिर्फ चांद बाबा का खौफ खत्म हुआ, बल्कि आसपास के अपराधी भी अतीक की शरण में आ गए और अतीक अहमद खौफ का दूसरा नाम बन गया। पुलिस ने चांद बाबा को खत्म करने के लिए अतीक का इस्तेमाल किया। पुलिस को लगा था कि अतीक उम्र में छोटा है, उसे कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अतीक के गैंग ने 1986 में पुलिस के नाक में दम कर दिया। अतीक के गैंग को पकड़ने और एनकाउंटर के लिए पुलिस पीछे पड़ गई। एक दिन पुलिस अतीक को उठाकर किसी अनजान जगह पर लेकर चली गई। पुलिस अतीक अहमद को थाने नहीं ले गई। शोर मच गया कि अब उसे पुलिस मार देगी। घबराए घर वाले कांग्रेस के एक सांसद के पास पहुंचे। बताया जाता है कि सांसद की पैरवी पर दिल्ली से लखनऊ फोन आया और लखनऊ से इलाहाबाद। फिर पुलिस ने अतीक अहमद को छोड़ दिया। यानी अतीक को पहली बार जीवन दान मिला और फिर उसने लौटकर पीछे नहीं देखा। वो समझ गया कि राजनीति में कितना दम है, लेकिन पुलिस उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहती थी। पुलिस दोबारा अतीक की तलाश में थी, लेकिन उसकी भनक पाकर हुलिया बदलकर वो भाग निकला और फिर मौका देखकर उसने सरेंडर कर दिया। उस पर NSA लगाया गया। अतीक ने इसका फायदा उठाया और अपने इलाके में मैसेज भिजवा दिया कि अतीक अब बर्बाद हो गया है। इस मैसेज का असर दिखा और 1 साल बाद जब वो जेल से छूटा तो सहानुभूति का फायदा उठाया और राजनीति में उतर गया। 1989 में यूपी में विधानसभा के चुनाव हुए। इलाहाबाद पश्चिम से अतीक ने निर्दलीय पर्चा भरा और पहले ही चुनाव में जीतकर विधायक बन गया। इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट से 1989, 1991, 1993 में लगातार 3 बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में जीत हासिल की। 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की और 2002 में सोनेलाल पटेल की पार्टी अपना दल के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे और 5वीं बार जीत का परचम फहरा दिया।
5 बार विधायक बनने के बाद अतीक अहमद संसद जाने की जुगत में लग गया और फिर 2004 में दोबारा समाजवादी पार्टी से जोड़कर चुनाव में उतर गया। मुलायम सिंह ने फूलपुर से टिकट दिया था। इस बार भी अतीक की जीत हुई और वो संसद जा पहुंचा। संसद पहुंचने के साथ ही अतीक को महंगी गाड़ियों का शौक हो गया। कुछ ही दिन में उसने विदेशी गाड़ी खरीद ली। लग्जरी गाड़ियों के बाद अत्याधुनिक हथियारों का भी शौक बढ़ गया। चकिया के रहने वाले लोग बताते हैं कि अतीक को 2 ही चीजों का शौक रहा, हथियार और विदेशी गाड़ी। जब कभी वो सड़क पर निकलता था तो उसके काफिले में 15 से ज्यादा विदेशी लग्जरी गाड़ियां होती थी। अपनी जान बचाने के लिए अतीक अहमद 1989 में उसने राजनीति का दामन थाम लिया। वो समझ गया था कि राजनीति ही उसे सुरक्षा दे सकती है। उस वक्त के सियासी दलों को भी ऐसे ही लोगों की जरूरत थी, लेकिन राजनीति में आने के बाद भी अतीक अपराध के दामन से जुड़ा रहा। वसूली, किडनैपिंग के आरोपों के बीच 2005 में एक जघन्य अपराध में भी अतीक का नाम सामने आया। कहते हैं कि इसी के बाद अतीक के बुरे दौर की शुरुआत हुई। अतीक अहमद एक ऐसा अपराधी है जो किसी को भी अपने सामने खड़ा नहीं होने देता। अगर कोई राह में रोड़ा बनता तो उसे बेरहमी से हटा देता था। जब प्रयागराज पर उसकी हुकूमत चलने लगी तो आगे का प्लान बनाया, क्योंकि वो सिर्फ प्रयागराज तक ही सिमट कर नहीं रहना चाहता। पूर्वांचल में भी दखल बढ़ाने लगा। आपराधिक साम्राज्य को बढ़ाने के लिए चाहे चांद बाबा हो या फिर कोई और, किसी को छोड़ता नहीं था। फूलपुर सीट से जीतकर अतीक अहमद संसद पहुंचा और इलाहाबाद पश्चिम की सीट खाली हो गई। अतीक ने अपने भाई खालिद अजीज उर्फ अशरफ को चुनाव में उतार दिया, लेकिन वो 4000 वोट से हार गया। ये हार अतीक से बर्दाश्त नहीं हुई। अतीक अहमद तिलमिला उठा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है। अक्टूबर 2004 में अतीक के भाई को हराकर राजूपाल बीएसपी के टिकट पर विधायक बने और नवंबर में राजू के दफ्तर पर हमला हो गया। बमबाजी और फायरिंग के बीच राजूपाल बाल बाल बच गए। दिसंबर में फिर राजूपाल पर हमला हुआ। नवंबर के बाद दिसंबर में हुए हमले से विधायक राजूपाल डर गए। उन्होंने अतीक अहमद से जान का खतरा बताया। अतीक पर भाई के हार का बदला लेने का आरोप लगा। 25 जनवरी 2005 में राजूपाल पर तीसरा हमला हुआ। बदमाशों ने राजूपाल के काफिले को घेर लिया था और अंधाधुंध गोली मार दी और फरार हो गए। इस हमले में राजूपाल को कई गोलियां लगी थी। गंभीर रूप से जख्मी राजू को उनके समर्थक ऑटो में लेकर अस्पताल जा रहे थे। इसी बीच हमलावरों को शक हुआ कि शायद राजूपाल जिंदा है। वो दोबारा लौट कर आए और ऑटो को घेरकर फायरिंग शुरू कर दी। करीब 5 किलोमीटर तक टेम्पो का पीछा कर गोलियां चलाई गई। समर्थक किसी तरह राजू को लेकर जीवन ज्योति अस्पताल पहुंचे। शरीर में 19 गोलियां लगी थी। डॉक्टरों ने राजूपाल को मृत घोषित कर दिया। बीएसपी विधायक राजूपाल की हत्या का आरोप अतीक अहमद पर लगा। राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने अतीक, उसके भाई अशरफ, फरहान और आबिद समेत कई लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया। बताया जाता है कि फरहान के पिता अनीस पहलवान की हत्या का आरोप राजूपाल पर था। राजूपाल की 9 दिन पहले ही शादी हुई थी। उनकी हत्या के बाद बीएसपी के समर्थकों ने हंगामा कर दिया। राजूपाल की हत्या के आरोप में अतीक और उसके भाई को जेल भेज दिया गया और इसी हंगामे के बीच उपचुनाव भी हुआ। उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उपचुनाव में बीएसपी ने राजूपाल की पत्नी पूजा पाल को उतारा। समाजवादी पार्टी ने दोबारा अतीक के भाई अशरफ को टिकट दिया। पूजा पाल अपनी हाथों की मेहंदी दिखाकर लोगों के बीच वोट मांगती रह गई।
आरोप है कि एसपी ने सत्ता का इस्तेमाल कर अतीक के भाई को जिताने में मदद की और इस जीत के साथ ही फिर से अतीक का खौफ कायम हो गया। अतीक नेता बन गया था, लेकिन अपराध की दुनिया से दूर नहीं था। अपनी अपराधी छवि को बनाने के लिए वो लोगों को चार्जशीट का डर दिखाया करता था। विधायक और सांसद रहते हुए अतीक के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए। 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नक्सन की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी की हत्या, 2005 में राजू पाल की हत्या के आरोप लगे। अतीक के खिलाफ 83 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 35 केस पेंडिंग हैं। दोनों भाइयों के केस जोड़ दें तो 150 से ज्यादा मुकदमे होंगे। अतीक के गैंग में आज भी 121 से ज्यादा शूटर हैं, जो इसके एक इशारे पर किसी की जान ले सकते हैं। लखनऊ में जो गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके चलते मायावती जी इनसे विशेष तौर से काफ़ी लंबे समय तक नाराज़ रहीं, तो बसपा में इनको कुछ दिक्कत ज़्यादा आती थी। माहौल थोड़ा सा बदलना शुरू हुआ राजू पाल हत्याकांड के बाद। राजू पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए। 2007 में मायावती की सरकार बनते ही ऑपरेशन अतीक चलाया गया। अतीक को मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया गया और पहली बार अतीक के गैंग का नाम दर्ज हुआ, IS 227। 1986 से लेकर 2007 तक अतीक के खिलाफ गैंगस्टर के 12 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे। अतीक पर 20,000 रुपए का इनाम भी रखा गया। करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई। 2007 में भी कई बिल्डिंग गिरा दी गई। अतीक के खास प्रोजेक्ट अलीना सिटी को अवैध घोषित कर दिया गया। अतीक सांसद तो था, लेकिन फरार था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पूरे देश में अलर्ट जारी था। फिर एक दिन नाटकीय तरीके से दिल्ली में गिरफ्तार हो जाता है और पुलिस उसे जेल भेज देती है। साल 2012 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। अतीक जेल में था, लेकिन उसकी नजर प्रयागराज पर। जेल से ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली। इस बार अपना दल के टिकट से वो मैदान में उतरा और प्रचार के लिए कोर्ट में जमानत याचिका लगा दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अतीक की जमानत याचिका पर कोई जज सुनवाई के लिए तैयार नहीं था। साल 2012 विधानसभा चुनाव। अतीक जेल में था, लेकिन चुनाव की तैयारी थी। अपना दल ने अतीक को टिकट दिया और वो चुनावी मैदान में उतर गया। लेकिन जेल के अंदर चुनाव लड़ना भारी पड़ रहा था, इसीलिए उसने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका डाली। कहा जाता है कि उस वक्त 10 जजों ने अतीक की जमानत पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। 11वें जज सुनवाई के लिए राजी हुए और अतीक को बेल दे दी। अतीक के सामने राजू पाल की पत्नी पूजा पाल थी। माफिया के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती थी, लेकिन इस बार राजनीति के समर में पटखनी खा गए। हालांकि मायावती की हार के बाद सत्ता में समाजवादी पार्टी आ गई और ये अतीक के लिए हार से ज्यादा खुश करने वाली खबर थी। हार के बाद भी अतीक की दबंगई कम नहीं हुई। इलाहाबाद के कसारी मसारी इलाके में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगे। खुद खड़े होकर कई घर बुलडोजर से गिरवा दिए। 2012 विधानसभा चुनाव में हार के बाद अतीक लोकसभा चुनाव में फिर किस्मत आजमाने उतरे। इस बार एसपी के टिकट पर सुल्तानपुर से मैदान में थे, लेकिन एसपी में विरोध के बाद सुल्तानपुर से टिकट बदलकर श्रावस्ती से दे दिया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अतीक अहमद ने कहा, मेरे खिलाफ 188 मामले दर्ज हैं। मैंने अपना आधा जीवन जेल में बिताया है, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। लेकिन इस बार भी अतीक का हर पैंतरा फेल हो गया और अखिलेश यादव से रिश्ते खराब हो गए। नतीजा, अखिलेश ने अतीक से दूरी बना ली। हालांकि 2017 विधानसभा चुनाव के लिए एसपी ने 2016 में ही कानपुर कैंट से उम्मीदवार बना दिया और एक बार फिर जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन 14 दिसंबर 2016 को अतीक ने अपने 60 समर्थकों के साथ इलाहाबाद के शियात्स कॉलेज में तोड़फोड़ की और छात्रों से मारपीट की और इसी के साथ उसके सितारे गर्दिश में चले गए।
उसमें हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया और उसको हाईकोर्ट बहुत सीरियस हो गई और उसमें ये जेल चले गए। इनकी जमानत नहीं हो रही थी और बड़े बड़े मुद्दों पे इनकी जमानत हो जाती थी, इसमें जमानत नहीं हो रही थी। हाईकोर्ट ने जब पुलिस को फटकार लगाई और अतीक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, जिसके बाद फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। हाईकोर्ट ने सारे मामलों में उसकी जमानत रद्द कर दी, लेकिन जेल के अंदर से ही अतीक अपना गुंडा राज चलाता रहा। देवरिया जेल में रहते हुए उसने न सिर्फ लखनऊ के एक कारोबारी का अपहरण कर उसे जेल बुलवाया, बल्कि पैसे के लिए जेल के अंदर उसकी पिटाई भी कर दी। इसी बीच वो देवरिया वाला कांड हो गया, जिसमें एक वो वीडियो जारी हो गया और ऑडियो जारी हो गया, जिसमें मोहित जायसवाल वाला, जिसमें जेल के अंदर मारपीट वाला मामला था। ये बहुत गंभीर हो गया। योगी सरकार ने इस पर सख्त एक्शन लिया। यही मरिया डी डबल मर्डर की फिर से जांच शुरू की और इसकी अवैध संपत्तियों की लिस्ट तैयार करने लगी। सरकार की सख्ती से प्रयागराज में इसका वर्चस्व भी कम होता गया और 2018 के उपचुनाव में हार गया। 2 जुलाई 2020 की रात को कानपुर के बिकरू कांड के बाद सरकार यूपी के माफिया के खिलाफ और सख्त हो गई है और ये पावर पैसे से आता है, पैसा अपराध और अवैध कमाई से। इसीलिए योगी सरकार ने न सिर्फ अतीक के करतूतों की फाइल खुलवाई, बल्कि अवैध कमाई के जरिए पर भी बुलडोजर चलवा दिया। प्रयागराज समेत बाकी इलाकों में जहां जहां अतीक अहमद की अवैध कमाई के अड्डे थे, रिश्तेदारों के नाम पर अवैध मकान थे और बाजारों में बने अवैध दुकान थी, सभी को गिरवा दिया गया। एक अनुमान के मुताबिक अतीक अहमद और उसके करीबियों की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को या तो जब्त कर लिया गया या गिरा दिया गया और इस तरह से प्रशासन के एक्शन से अतीक का साम्राज्य कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे ढहने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। तो गैंग्स ऑफ पूर्वांचल में आज के लिए बस इतना ही। अगले रविवार को गैंग्स ऑफ पूर्वांचल के एक और माफिया की कहानी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा और अब फटाफट खबरों के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी दीपिका का।